हेलो, जय हिंद। वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे साथ एक नए एपिसोड में। और हर बार की तरह जैसे आप जानते हैं, हम अलग अलग फ़ौजियों से मिलते हैं, उनकी आप बीती सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं और जानते हैं कि वो अपनी सर्विस के दौरान क्या क्या कर चुके हैं। आपको पता है कि इससे पहले हमने एसएसबी सीरीज़ में एक साइकोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत से बात की। उसके बाद हमने लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल, जो कि एक जीटीओ रह चुके हैं नेवी के, उनके साथ बात की। एसएसबी सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए आज हम आपके समक्ष लाए हैं ग्रुप कैप्टन सी के कार्तिक। सर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तकरीबन 31 इयर्स इन सर्विस। और ख़ास बात यह है कि पिछले 12 साल वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हैं, तकरीबन 8 साल, और 4 साल एयरफोर्स के ऑफिसर सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में ही इन्वॉल्व रहे हैं। यानी तकरीबन 12 साल से वो यही काम कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट टू बेस्ट ऑफिसर्स को एयरफोर्स में सिलेक्ट किया जाए। सो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सर, वेलकम टू आवर शो। So happy to have you here. Thank you, Nikhil. It's indeed my pleasure and honor to be invited here on your show. ग्रेट सर। एंड मुझे पता है कि आप अभी कुछ 15-16 दिन पहले ही रिटायर हुए हो आफ्टर ऑलमोस्ट 31 ईयर्स सर्विस। सो कैसा लग रहा है सर? Well, Nikhil, अभी तक it has not hit me yet. ऐसा लग रहा है अभी भी छुट्टी पे हूँ मैं। अभी तक मुझे ये फीलिंग नहीं आया है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। सर, होना भी नहीं है रिटायर, और आपने जो इतना अच्छा काम किया है इतने साल फौज के अंदर, वो बाहर भी मुझे पता है कि आप कंटिन्यू करोगे। कैसा रहा सर आपका 31 ईयर्स का सफ़र? मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, 3 डेकेड्स, और कई उतार चढ़ाव आए होंगे। तो अगर आपको पूछूं मैं कि सर छोटे में बताइए कि कैसा रहा आपका 31 ईयर्स का सफ़र, क्या किया? बहुत ही बढ़िया रहा है निखिल। एयरफोर्स ने मुझे सब कुछ दिया है, माई गुड एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस, और उसके साथ जैसे ज़िंदगी में होता है ख़राब एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे थोड़ा सा दुख भी हुआ है। बट ऑन द होल मैं ये कह सकता हूँ, इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस ये तो मेरी डिफ़ाइन किया है मुझे और मेरी ज़िंदगी को। मैंने ऑडियंस को पहले भी बताया कि आप ऑलमोस्ट पिछले 12 साल से ऑफिसर सिलेक्शन वाले काम में लगे हुए हो। पहले 4 साल शायद आप देहरादून एसएसबी में रहे एयरफोर्स के, उसके बाद आप 4 साल दिल्ली में रहे डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल में, जहां आप इन्हीं प्रोसीजर्स को रिफाइन कर रहे थे, और फिर लास्ट आपकी पोस्टिंग मैसूर एसएसबी में रही, जहां आप फिर से एक इंटरव्यू ऑफिसर रहे। क्या डिफरेंस है सर इंटरव्यूइंग में बिटवीन कॉरपोरेट या सिविल सर्विसेज या दूसरी सरकारी महकमों में और फौज में? वेल निखिल, फौज में हम पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं, यानी कि मानसिक तौर से इंसान कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में। जो फौज में हमारे पास है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, हम इस हिसाब से उसको चेक करते हैं कि इंसान फौज के लिए ठीक है कि नहीं। और ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस और कहीं नहीं है, ना सिविल सर्विसेज के लिए है ना कॉरपोरेट में है। बट मिलिट्री सिलेक्शन में बिहेवियरल एनालिसिस एंड पर्सनालिटी असेसमेंट इज़ ए वेरी यूनिक थिंग, जो हम प्री इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स थे तब से हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए सर आप ट्रेन भी हुए होंगे? हाँ निखिल, DRDO का वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। यहाँ पे हम सबको थियरी सिखाया जाता है, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, साइकोलॉजिस्ट हो या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हो। थियरी के बाद हम अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के दौरान हम लाइव कैंडिडेट्स को टेस्ट करते हैं एक इंस्ट्रक्टर के साथ, जो हमें सिखाते हैं कैसे इंटरव्यू या साइकोलॉजिकल असेसमेंट या ग्रुप टेस्टिंग असेसमेंट करते हैं। और इसके बाद जब हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं, तभी हमारा पोस्टिंग आता है टू ए सिलेक्शन बोर्ड टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट असेसमेंट। सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि शायद एक फ़ौज ही ऐसा महकमा है जहाँ इंटरव्यूअर भी ट्रेनिंग से गुजर रहा है इंटरव्यू लेने की। हाँ, है ना? क्योंकि बाकी सब जगह तो आप जनरली एक्सपीरियंस से इंटरव्यू करते हो या इंट्यूशन से करते हो, या आपको पता होता है कि आपको कौन से वो स्किल्स चाहिए और वही आप टेक्निकल स्किल्स पे कर रहे हो। बट फौज में ये खासियत है कि चाहे आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, जीटीओ हो या साइकोलॉजिस्ट हो, आपको फौज ट्रेन कर रही है इंटरव्यू करने के लिए। हाँ निखिल, जनरली कॉरपोरेट में आपका टेक्निकल नॉलेज देखा जाता है, आपका बिहेवियर नहीं देखा जाता है।
यानी कि जो इंसान कॉर्पोरेट में जाता है और कहीं और भी नौकरी के लिए जाता है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है या ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। बट फौज का रिक्वायरमेंट ही ऐसा है जो हम देखते हैं कि वो टीम में फंक्शन कैसे करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान कैसा है, वो फौज के जो डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है, वो कैसे फेस करता है। इसलिए निखिल, हमारा सिलेक्शन सिस्टम वेरी यूनिक है एंड इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। एंड कितने लोग आते हैं सर ट्रेनिंग करने के लिए, और कितने लोग पास होते हैं इसमें? जनरली इंटरव्यू टेक्निक के लिए करीबन हर एक सर्विस से 5 से लेके 8 लोग आते हैं। और काफ़ी सीनियरिटी से आते हैं। हाँ निखिल, जनरली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इवन कोस्ट गार्ड में 16 इयर्स सर्विस मिनिमम होता है। अराउंड दिस वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट मिनिमम इतना सीनियरिटी लेवल पे होता है। एंड तकरीबन 25 लोग कोर्स के लिए जाते हैं। एंड ये कोर्स DIPR में उनके शेड्यूल के हिसाब से कंडक्ट किया जाता है एंड उसमें करीबन 75% पास हो जाते हैं थियोरी में। और फिर वो आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अनदर 75% के आसपास पास होते हैं। इंटरव्यूइंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट निखिल, फॉर द इंटरव्यूअर और रादर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू बी ओपन माइंडेड एंड उसको कैंडिडेट की बात सुनना है, उसको परखना है एंड असेस करना है। सो अगर मैं मोटा मोटा मैथ्स करूं सर, तो ऑलमोस्ट 50% लोग डिस्पाइट बीइंग सीनियर 16-17 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया और आप नॉमिनेट हो, लेकिन 50% लोग ही इवेंचुअली IO बनते हैं। हाँ, अगर मोस्ट लाइकली Roughly. करीबन हाँ इतना हो जाता है निखिल। सो इट्स अ टफ, इट्स नॉट इजी, इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। यस। एक और सर सवाल, मतलब मैं तो इसलिए पूछता हूँ कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ SSB का तो काफ़ी लंबा चला, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को इंट्रोगेट ही कर रहा है। तो क्या फ़र्क है सर इंटरव्यू और इंट्रोगेशन में, क्या फ़र्क है? क्योंकि सवाल तो आप ऐसे ही पूछते हो। हाँ, इंट्रोगेशन और इंटरव्यूइंग दोनों एक कला है, आर्ट है। लेकिन इंट्रोगेशन का कारण कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पता करनी है इंसान से जो इंटरव्यू में नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हम उसका बिहेवियर एग्जामिन करते हैं, उसने कैसा बिहेव किया है पास्ट में, अभी वो क्या कर रहा है और सिचुएशन के हिसाब से कैसे बिहेव करता है, एंड फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट करते हैं वो कैसे जनरल सिचुएशंस में करेगा। वेरएस इंट्रोगेशन में जो उसने काम कर चुका है उसी के बारे में हम पूछते हैं। लेकिन जब कैंडिडेट बैठता है ना सर आपके सामने, तो उसको लगता है कि उसका 3rd डिग्री चल रहा है वहाँ पे। इंटरव्यू में जनरली हम क्वेश्चंस ओपन रखते हैं। वी ओनली आस्क पॉइंटेड क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स और एनी स्पेसिफिक रीज़न, वरना इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चंस आर वेरी ओपन एंड कैंडिडेट इज फ्री टू से वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू से। बट आई हैव अ क्वेश्चन सर, व्हाट इज इट दैट यू शुड नेवर से? It is not like what you should never say, it is what you should never be. निखिल, कैंडिडेट को रिजिड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होना अच्छी बात है, लेकिन रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। अगर इंसान रिजिड है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से नहीं सीख पाता या किसी और के एडवाइस एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता, फौज के लिए वो बिल्कुल फिट नहीं होगा। सर मेरे एक CEO होते थे, उन्होंने ना अपने बोर्ड पे लिखा हुआ था साइड में ऑफिस के अंदर, मैं कभी भूलूंगा नहीं वो लाइन, और वो लिखा था हमारे बैटरी कमांडर्स के लिए, यानी जो मिडिल लेवल हमारे, मैं तो लेफ्टिनेंट था उस टाइम, कि इन दी ऑपरेशंस ऑफ मैन देयर इज ओनली वन ऑपरेशन इन विच रिजिडिटी इज एन एसेट। वेरी ट्रू निखिल। तो रिजिडिटी से मेरे को वो याद आया। बट सर ऐसा कहते हैं कि, और हम लोग ये तो मजाक में फौज में करते रहते हैं कि एयरफोर्स कुछ अलग ही महकमा है, अलग ही चलता है सब कुछ उधर। एयरफोर्स SSB भी अलग है सर? नहीं निखिल, ऑल SSBs, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड, प्रोसीजरली सब सेम है, बट देर आर माइनर डिफरेंसेस। जो थोड़ा छोटा छोटा डिफरेंसेस है, जो अंतर है इन द काइंड ऑफ एरियाज वेयर वी गिव मोर इम्पोर्टेंस। ये तो मानना पड़ेगा कि ऑल 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड में टीम कोऑपरेशन और टीम एक्टिविटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर इंसान हिस्सा नहीं ले पाता, भाग नहीं ले पाता, देन वो फौज के लिए फिट नहीं है। सो आर्मी में फिजिकल फिटनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवी में भी है, एयरफोर्स में, लेकिन हम एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो टीम में कैसे परफॉर्म करता है।
लेकिन टीम प्लेयर होना तो सर आर्मी की भी रिक्वायरमेंट है और नेवी की भी रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो अलग कैसे हुआ? आर्मी एंड नेवी में ऑफिसर एंड मेन साथ में जंग लड़ते हैं, एक but साथ जाते हैं बैठे? एक साथ जाते हैं। मेरे हिसाब से एयरफोर्स में इट इज़ मोर ऑफिसर ओरिएंटेड हु एक्चुअली गो इनटू ऑपरेशंस। करेक्ट। बाकी मेन एंड अदर ब्रांचेस दे आर द सपोर्ट सर्विसेज जो दे गिव द बैकिंग फ्रॉम बिहाइंड। सो इसलिए हम ये मानते हैं कि टीम एक्टिविटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन वी गो टू फाइट अ वॉर इन द एयरफोर्स। जो मैं समझ रहा हूँ सर उसमें ये है कि एयरफोर्स चाहती है कि आप लड़ाई में खुद ना भी जा रहे हो, लेकिन अपने टीम का आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, चाहे वो फाइटर कंट्रोलर हो, वेपन सिस्टम्स हो, या इवन रेडार ऑपरेटर हो, उसको समझना है कि दैट ही इज पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशंस टीम एंड उसको सपोर्ट करना है टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड एट टाइम्स बियॉन्ड हिज एबिलिटी ऑल्सो। और एसएसबी के बारे में सर बहुत सारी मिथ्याएं हैं, और मिथ्याएं हैं और साथ साथ ऐसे बहुत लोग हैं जो आजकल एसएसबी कोचिंग कर रहे हैं। आपका तो इंस्टाग्राम में सर टोटल 3 फॉलोअर हैं, एक आपके मिसेज और 2 बच्चे, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो एसएसबी 3 बार 4 बार जिन्होंने दिया है, 5 बार दिया, पास भी हो गया। और ऐसे कई फौजी भी हैं जो सर्विस किया उन्होंने 10-20 साल, 15 साल, 20 साल, और वो आज की डेट में एसएसबी सिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक कर रहे हैं? निखिल, कोचिंग इज़ ए डबल एज्ड वेपन। जिसको एक्सपीरियंस ना हो या जिसको समझ में ना आए तो एसएसबी में क्या देखा जाता है, उनका कोचिंग करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज दे हार्म द कैंडिडेट्स मोर देन हेल्पिंग। जिसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अगर वो गाइड करता है, मेरे हिसाब से ठीक है, ही कैन गिव सम गुड गाइडेंस, कैंडिडेट को हेल्प कर सकता है। एंड ऑल दिस कोचिंग में कैंडिडेट को भी समझना है, जो असेसर या जो ऑफिसर रिटायर्ड है जो मदद करता है, ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, या बट ये बताएगा कि कैसे तैयारी करनी है। सो इट इज़ हाउ टू डू इट एंड नॉट व्हाट टू डू इन एसएसबी। हाँ, मतलब इवन इफ यू आर गाइडिंग पीपल, आपको ये बताना चाहिए कि क्या करना है, कैसे ये नहीं- तैयारी करनी कैसे है तैयारी अपने करना है, आप ये नहीं बताना है कि क्या करना है एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि आफ्टर ऑल एसएसबी उसका असली चेहरा देख ही लेगी। बिल्कुल, पर्सनैलिटी असेसमेंट है उस इंसान का। अगर मैं अपना आइडियाज़ दूं कैंडिडेट को, फिर कैंडिडेट का ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाता है। मुझे ये कोशिश करना है कि कैंडिडेट अपना ओरिजिनलिटी डिस्प्ले करे एसएसबी में टू अचीव सक्सेस। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन अ परसेंटेज स्केल, एक कैंडिडेट है जो बहुत ओरिजिनल है, मतलब प्योर ओरिजिनल है, और दूसरा है जो बहुत अच्छी तरह से कोचिंग लेके आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग किसका है? जो ओरिजिनल है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बेहतर होता है। आई हैव डन निखिल ओवर 3,300 इंटरव्यूज इन माई करियर। 3,300? Yes, and I have seen people who are original are much more genuine, and हम ये प्रेफर करते हैं कि ऐसे इंसान ज़्यादा आए। जो कोचिंग लेता है, ज़्यादातर वो एक फसाड मेंटेन करते हैं, एक नकली चेहरा मेंटेन करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ओरिजिनलिटी दिखाना है। अगर जिस दिन उनको समझ आ जाए, दिन उनका भी सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होगा। सर ये बात मेरे ख्याल से ना फौज में सिलेक्शन के दौरान ही नहीं, इवन बाद में, मैं स्टाफ कॉलेज में डीएस था सर, और वहाँ पे भी हम लोग जब स्टूडेंट्स के प्लान देखते थे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज है ओरिजिनलिटी ऑफ प्लान के लिए। इसलिए नहीं कि आपने एक बहुत परफेक्ट प्लान बनाया, बिकॉज लड़ाई में कौन सा परफेक्ट प्लान बनेगा, हर प्लान बिल्कुल। लड़ाई में कहीं ना कहीं तो वो मुश्किल में आएगा, लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग के ऊपर फौज के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। यस, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज़ व्हाट वी से, और निखिल वो बहुत ही ज़रूरी है। एसएसबी कोचिंग इज़ नॉट बैड, बट वो अगर इंसान को अपना ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया, छुपाने के लिए मजबूर करे, फिर इंसान क्या करेगा। मेरा ये भी मानना है एसएसबी इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, पहला पड़ाव है। ट्रेनिंग एंड उसके बाद द ग्रूमिंग विच इज़ डन इन द यूनिट्स, ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है उस इंसान को अच्छा ऑफिसर बनाने में। वेरी ट्रू सर। और यही चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्पेशली जो यंग हमारे फॉलोअर्स हैं जो फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं, कि हमारे ये तीसरे गेस्ट हैं जो एसएसबी से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। 12 साल एक्सपीरियंस है, 3,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने इंटरव्यू किया है, और इन सभी का कहना ये है कि आप कोचिंग लेना गलत नहीं है, आप लीजिए, जहाँ से आपको अच्छा सुझाव मिले, गाइडेंस मिले, आप ज़रूर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अपनी ओरिजिनलिटी को ना छोड़ें, अपनी पर्सनैलिटी, जो असली पर्सनैलिटी है, उसको लेकर इंटरव्यू में जाएं,
और आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अपने कोच से, गाइड से, मेंटर से आप ये सीखें कि क्या होता है, कैसे होता है। ये ना सीखें कि कैसे करना है, क्योंकि जो करना है वो आपने खुद करना है, और जितना आप अपना ओरिजिनलिटी से करोगे, जैसे सर ने कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ हायर। सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर दिस। और ये क्लैरिटी के साथ आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। एक और आसान सवाल है सर, ये कोई ज़्यादा है नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, मतलब कौन सा एसएसबी आसान है थ्रू करना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? इसमें ऐसा कुछ नहीं है निखिल। ऑल थ्री एसएसबीज आर इक्वली सिंपल और इक्वली डिफिकल्ट। पासिंग एसएसबी इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हर एक इंसान को अपने आप को समझना है, अपने आप से सवाल पूछना है और उसका जवाब खुद ही को देना है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और एक ऐसा कहते हैं सर कि एटलीस्ट जब मैं एसएसबी गया था 20-22-25 साल पहले, तो इलाहाबाद इज़ रिजेक्शन सेंटर या भोपाल इज़ सिलेक्शन सेंटर, और यहाँ तो यार वॉश आउट ही होते हैं, यहाँ तो थोक में भर्ती होती है। सो इसमें कितना सच है सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सच नहीं है निखिल। एसएसबी में हम मैक्सिमम कैंडिडेट्स को रिकमेंड करना चाहते हैं, बट उनके परफॉर्मेंस पे, उनके काबिलियत पे, ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है। शॉर्टेज है फौज में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करें। और कोई बंदरवाट नहीं है कि इसने इस बैच में इतने लेने या नहीं लेने? नहीं, in fact services, all three services are of the opinion that we need the best. कोई नंबर गेम नहीं है। कभी कभार वॉश आउट हो जाता है इफ़ कैंडिडेट्स डोंट परफॉर्म, बट कभी कभार छोटे बैच में भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस होते हैं। तो आपके नॉलेज में सर, आपने जो देखा है इतने साल, एक बैच में से सबसे ज़्यादा 10 में से कितने निकले? 10 में से निखिल, हम जनरली एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में हम इवन 120 तक रिटेन करते हैं फॉर फेज 2। उसमें से आई हैव सीन 32 candidates getting recommended. Out of That is 120? out of 120. So 1 in 4 almost. Almost. And I have also seen a batch of 102 candidates when nobody got recommended. Zero. Zero. Wash out. जो कैंडिडेट परफॉर्म नहीं करता है, they don't get selected. सो ये एक बहुत अच्छा इनपुट है सर कि इंसान की या कैंडिडेट की लड़ाई साथ वाले कैंडिडेट से नहीं है, अपने आप से। वेरी ट्रू निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। कैंडिडेट का कॉम्पिटिटर दूसरा और कोई नहीं है, बस वो खुद ही है। एसएसबी में हम उस इंसान का पर्सनैलिटी देखते हैं। इस पर्सनैलिटी में अगर वो इंसान अपने में संतुष्ट नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, और फिर वो दूसरों को कैसे वो हेल्प करेगा। सो कॉम्पिटिशन इज ओनली विथ हिमसेल्फ। बॉटम लाइन निखिल, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कैंडिडेट का एटीट्यूड पॉजिटिव है, हेल्पफुल है, देन ही विल और शी विल बी सक्सेसफुल एनी टाइम। और सर एक और मैंने बहुत सुना है ये, और मैं चाहूँगा कि आप ये क्लैरिफाई करो वंस एंड फॉर ऑल, कि ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स सर्विस में हैं या सर्विस बैकग्राउंड से हैं तो आपका एसएसबी पास होना आसान है। हाउ ट्रू इज़ दिस? नॉट एट ऑल निखिल, बिल्कुल गलत है ये। इनफैक्ट मेरे खुद के नॉलेज में पिछले कुछ सालों में एक एयर मार्शल के बेटे आए थे, सर्विंग एयर मार्शल का बेटा, वो तो सिलेक्ट नहीं हुआ था एंड कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि क्यों नहीं हुआ, कोई प्रेशर भी नहीं आया? कोई प्रेशर नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड प्रेशर कभी कभार होते हैं। देर आर पीपल हु ट्राई टू आस्क, पुट प्रेशर, फाइंड आउट। बट एसएसबी में अक्रॉस द थ्री सर्विसेज ये तो कह सकता हूँ, द प्रेशर इज टेकन एंड वी डू नॉट बकल डाउन टू दैट प्रेशर। भले वो सर्विंग सीनियर ऑफिसर हो या रिटायर्ड हो, कोई ऑफिसर का बेटा या सिविल सर्विसेज में भी हो उसका फादर, देर इज़ नो प्रेशर टू टेक इफ़ candidate does not perform. But to add on to this, generally हम motivated candidates को देखते हैं। कैंडिडेट का बैकग्राउंड कोई भी हो, कोई शायद चाहे जवान का बेटा हो या ऑफिसर का बेटा हो, मोटिवेटेड हो, परफॉर्म करेगा, सक्सेसफुल 100% होगा। हाउ इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट सर? क्योंकि एक तो है कि चलो 3 अलग अलग लोग आपको परख रहे हैं, लेकिन आप अलग कैसे हुआ? लाइक अगर आप अमेज़ॉन में जाओ इंटरव्यू के लिए तो उनका भी 6 या 7 स्टेप का प्रोसेस है, मेटा का कोई अलग प्रोसेस है, हर बड़ी कंपनी का, इवन यूपीएससी का अलग प्रोसेस है। एसएसबी का प्रोसेस क्यों यूनिक है? क्योंकि निखिल एसएसबी में हम उस इंसान का बिहेवियर, पर्सनालिटी असेस करते हैं जो कहीं और नहीं होता है। टेक्निकल राउंड्स होते हैं कॉर्पोरेट में। फर्स्ट यू हैव ए ग्रुप डिस्कशन,
जो हम भी करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द स्क्रीनिंग प्रोसेस. देन वी हैव द फुल 5-day टेस्टिंग प्रोसेस, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है. एंड हम ये तीनों उस इंसान का पर्सनैलिटी को असेस करते हैं. जैसे मैं एक उदाहरण देने के लिए, 3 अंधे लोग या लोग जो अपने आंखों में पट्टी बांध के एक हाथी को छूते हैं अलग अलग दिशाओं से, और उसका कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन कि वो हाथी है. हम एसएसबी में यही करते हैं कि वो हाथी है तो हम सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं है तो वो सेलेक्ट नहीं होता है. तो आपस में डिस्कशन नहीं होता? नहीं निखिल, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम. जब इंसान उस कैंडिडेट का टेस्टिंग होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, उनको पता नहीं है कि कौन टेस्ट कर रहा है. ये सब फाइनल डे कॉन्फ्रेंस में जब टेस्टिंग ख़त्म हो जाता है तभी मालूम होता है, पता लगता है कि कौन टेस्ट किया, उसने कैसा असेस किया. उस कैंडिडेट का डिस्कशन होता है. अगर वो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करता है, रिकमेंड होता है, वरना ड्रॉप हो जाता है, नॉट रिकमेंडेड. तो सर फाइनल कॉल किसका है, पास या फेल का? फाइनल कॉल इज ऑफ द असेसर्स हु टेस्टेड. जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड भी होता है, उसका कॉल नहीं है. सिर्फ वो 3 असेसर जो टेस्ट किए हैं उन्हीं पर निर्भर करता है. और अगर 2 ने कहा कि पास है, 1 ने कहा फेल है, या उल्टा, अगर 2 ने कहा फेल है और 1 ने कहा पास है, तो क्या होगा? निखिल, ये सब न्यूएंसेस ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस है, वो चेंज होता रहता है. फॉर इट इज़ ए हेल्थी मिक्स एंड मैच ऑफ द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस एंड द सर्विस रिक्वायरमेंट. वी शैल कीप दिस एट दिस स्टेज ओनली, दैट कैंडिडेट इज डिस्कस्ड थरोली बिफोर ए डिसीजन इज टेकन. तो कभी ऐसा हुआ है सर कि यू हैव गॉन एंड सेड कि नो, दिस गाय शुड नॉट मेक इट, Yes. एंड जीटीओ और साइक के वजह से वो थ्रू हो गया? हाँ, हर असेसर का ये हक है, राइट है, टू फाइट फॉर हिज कैंडिडेट और फाइट फॉर हिज असेसमेंट. रिमेंबर, जब हम टेस्ट करते हैं कैंडिडेट को, हम कैंडिडेट को लीवे देते हैं, हम समझते हैं उसका रिस्पॉन्सेस कैसा है. लेकिन कॉन्फ्रेंस के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. करेक्ट. वी डू नॉट वांट टू रिकमेंड एन अनसूटेबल कैंडिडेट. सो हम डिसाइड करते हैं, डिस्पाइट ऑल द वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स ऑफ द कैंडिडेट, वो फौज के लिए सूटेबल है कि नहीं. एंड जो असेसर रिकमेंड नहीं किया हुआ है पहले, विल टेक द कॉल वेदर टू फाइनली एग्री और नॉट. एंड इवेंचुअली इफ ही डजंट एग्री, देन इट डजंट गो. कैंडिडेट इज ड्रॉप्ड. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, दैट इंसान जितना भी छुपाए, कहीं ना कहीं तो उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर निकल आता है. इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम. एंड अगर असेसर सिंसियरली अपना काम करे, द सिस्टम इज़ वंडरफुल. कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो इंटरव्यू के दौरान कि आपको लगा कि यार ये कैसे हो गया, या मज़ेदार कोई वाक़या आपको? निखिल, पिछले 12 सालों में व्हेन आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस, आई हैव मेट डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ. There was one woman candidate who was very passionate, or who said she wanted to be in the services. चाहे कुछ हो जाए, मुझे फौज में आना है. जब मैंने ऐसे एक सवाल पूछा, अगर कोई भी कारण हो कि आप फौज में ना आए तो फिर क्या करोगे, तुरंत उस वुमेन कैंडिडेट ने जवाब दिया, मैं किसी फौजी से शादी कर लूँगा. गुड आइडिया. ये पास हुई कि नहीं हुई? आई डू नॉट रिमेंबर निखिल, बट आई थिंक शी डिड नॉट पास. And she must have married some फौजी then. Most likely निखिल, ये बहुत साल पहले की बात है. एंड ऑन द अदर हैंड निखिल, ऐसा भी है, जो इंटरव्यू हम करते हैं, इट इज़ ए कैथारसिस. जो इंसान, हम उसके पर्सनल बातें पूछते हैं, जो ना रिकॉर्ड होती है, ना किसी और के साथ हम डिस्कस करते हैं, उस इंसान के पर्सनल रिस्पॉन्सेस. कंप्लीटली सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल निखिल. एंड हम भी उसको याद नहीं रखते. वंस कैंडिडेट कमरे से बाहर जाता है, उसका हम असेसमेंट करते हैं और उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं करते हैं. दिस कैथारसिस, जो कैंडिडेट अपने मन की बात करता है, दिल की बात करता है, चाहे वो खुशी हो या दुख की बात हो, इट हेल्प्स द कैंडिडेट एंड टू वेंट आउट हिज और हर फीलिंग्स. ऐसा हुआ सर कभी कि कोई आके? हाँ, मुझे एक वेरी पेक्यूलियर केस एक मुझे याद है निखिल. एक कैंडिडेट था, एल्डेस्ट इन द फैमिली, सबसे बड़ा था, उसके एक छोटा भाई और बहन. एंड ये कैंडिडेट पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और उसके माँ बाप उसको डांट लगाते थे. एंड इसी कारण इसके 2 यंगर सिबलिंग्स ने उसको रेस्पेक्ट नहीं करते थे.
अच्छा, वो उसकी बात नहीं मानते होंगे क्योंकि पेरेंट्स ही उसको हाँ, और वो इज्जत उन देते हैं। उस कैंडिडेट से बेहतर थे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, ऑल राउंड में। तो इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट ने रोया और दिल की बात पूरी निकाली और जाते जाते बोल के गया, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अरे अमेजिंग। This made me understand that this whole process of interview is a catharsis for the candidate, when he or she can vent out his or her heart's content and go as a much relieved person. Amazing, sir. Maybe now I understand the difference between interview and interrogation. How do you deal with इतना negativity अगर आ रहा है किसी का तो? निखिल, हम we try to maintain the difference between sympathy and empathy. अगर मैं sympathize करूं उस कैंडिडेट से, मैं शायद असेसमेंट में गलत कर दूं कि bias आ जाएगा। बायस आ जाए, तो मुझे सिंपैथी नहीं करना है, एम्पथाइज करना है, उसकी सिचुएशन समझना है, ताकि आई कैन रिलेट एंड असेस हिम अकॉर्डिंगली। एंड ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनका एनवायरनमेंट ठीक ना हो, हमें ब्रेक लेना पड़ता है। पर्सनली स्पीकिंग निखिल, आई गो आउट ऑफ द ऑफिस, वॉक अराउंड and think of nothing, so that I can empty my mind of all that what the candidate has said Before the next candidate. before the next one, so that it doesn't harm the assessment of the next candidate. और सर ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू लंबा चला है तो अच्छा है। नहीं निखिल, ऐसा नहीं है? नहीं, it is also possible the candidate बहुत बोलता है और रुकने का नाम नहीं लेता है। That is, but ये सिर्फ it's as a matter, just as a humorous fact. But sometimes we find candidates very capable but have certain tendencies, तो उसको डिसाइफर करने में टाइम लगता है, तो कभी कभार इंटरव्यूज लंबा हो जाता है। कभी ऐसा हुआ सर कि एक कैंडिडेट बिल्कुल ही जैसा होना चाहिए उसका ऑपोजिट आया हो? ऐसे भी कैंडिडेट्स बहुत आते हैं निखिल। आजकल लोग समझते हैं कि फौज एक सरकारी नौकरी है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इसका रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत अलग रिक्वायरमेंट है। यस, तो बार बार अटेम्प्ट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर एंड लर्न फ्रॉम इट। सो सम पीपल कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड्स वेयर दे हैव नॉट बीन एबल टू लर्न, रिजिडिटी हो, एंगर हो, लेटेंट एग्रेशन हो, जो उनके मन में है, जो उनको खुद रियलाइज नहीं है, तो ऐसे डिस्प्ले करते हैं और कभी सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ, मैं मानता हूँ सर ये सिस्टम काफ़ी प्योर है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ लोगों को जो 8-8, 10-10 बार जाके भी एसएसबी पार नहीं कर पाए। इसका मतलब यू कैन नॉट गेम द सिस्टम। हाँ निखिल, बट टू अगेन ऐड ऑन टू दिस, देयर आर ऑल्सो कैंडिडेट्स 15-20 बार देने के बाद सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये कैसे हो गया? इट ओनली शोज दैट दे हैव बीन एबल टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मैंने शुरू में कहा था ना निखिल, कैंडिडेट को अपने आप से सवाल पूछना है, उसका जवाब सिंसियरली देना है, so that it helps them grow. अगर कोई कैंडिडेट कर पाता है 10th attempt, 11th attempt, even 15th, 20th attempt में सक्सेसफुल हो सकता है। One example I would give of is Vikram Batra himself. After multiple attempts, he did become successful and see what he achieved in his He life. was a legend. Absolutely. He gave up his life for the country doing what he loved best. ऐसा कभी होता है कि आपके पास कोई कैंडिडेट आया हो जो बेस्ट कोच आया हो, कि किसी पुराने एसएसबी वाले ने ही उसकी कोचिंग की हो, उसी का बेटा या उसी की बेटी, ऐसा कुछ? हाँ निखिल, एक पुराने इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, उनकी बेटी आई थी। डिस्पाइट कोचिंग एंड गाइडेंस, अगर उस कैंडिडेट को समझ में ना आए कि काम कैसे करना है, एज ए सेड अर्लियर, इट इज़ बेटर टू लर्न हाउ टू डू रादर देन व्हाट टू डू। करेक्ट। So this candidate learnt what to do and not how to do. So she was also not successful despite having the best guidance and coaching of her own father. She was not successful, Nikhil. अमेजिंग सर। आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरह से बताया कि काफ़ी ऑनेस्ट सिस्टम है, मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंस है, और सिस्टम को गेम करना आसान नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि आप समझें कि सिस्टम क्या है, अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी लेके आएँ, और अगर आपकी पर्सनैलिटी फिट है तो यू विल गेट थ्रू। निखिल, हम कैंडिडेट्स को वी वांट द बेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स। इनफैक्ट जब मैं एयर हेडक्वार्टर्स में था, आई वॉज लुकिंग आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स वुड वॉक इन टू द एयरफोर्स पब्लिसिटी सेल दिशा एंड से आई नीड हेल्प, मेरा एसएसबी है। अच्छा, ओके, वहीं एयरफोर्स हेडक्वार्टर में? यस, वहाँ पे पब्लिसिटी सेल है जहाँ कैंडिडेट्स परमिटेड थे। वहाँ पे आके काफ़ी लोग
कोई सिविलियन हो या ऑफिसर का बेटा या बेटी हो या कोई जवान का बेटा या बेटी हो, एंड मैं और एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर थे वहाँ पे और साइकोलॉजिस्ट, हम मदद करते थे. वी वुड मेंटर, गाइड देम, एंड इट वाज एन एक्सेप्टेड नॉर्म दैट कोई भी कैंडिडेट हो उसको मना नहीं करते, हेल्प करते हैं. बिकॉज हम मानते हैं अगर कैंडिडेट अपने आप को समझ के एसएसबी के लिए सिंसियरली कोशिश करे, एंड वी विल हैव ए गुड ऑफिसर. एंड इट इज़ अ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फ़ायदा है उससे. यस, कैंडिडेट का हेल्प होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वन ऑफिसर हु इज केपेबल एंड सूटेबल. सर व्हाट इज़ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट एज अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर? कोई ऐसा कैंडिडेट आया हो जो आपको लगा हो कि यार दिस गाइज एक्सेप्शनली गुड एंड इट इज़ योर फॉर्चून कि आप ऐसे किसी को इंटरव्यू कर रहे हो, ऐसा कोई है सर स्टोरी? यस निखिल, देर आर कैंडिडेट्स लाइक दैट, स्पेशली फॉर एनडीए. एनडीए के जो आते हैं बच्चे 16.5 से 19.5 साल Young तक, boys. young boys. Now girls are Abhi also girls are coming. also starting. Yes, they were the NDA batch is what I remember. They are fresh. The personality, yes, is coming out in a wonderful manner, and they are the ones who come with original responses. And दिल खोल के बात करते हैं and honest original responses देते हैं. बड़ा अच्छा लगता है एनडीए बैच जब हम टेस्ट करते हैं निखिल. और अगर हम ये देखें सर कि सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल हैं, आरआईएमसी है और सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं तो उनको एक एडवांटेज होता है सर? यस निखिल, उनको एडवांटेज होता है दैट उनको सिस्टम के बारे में पता है. बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस निखिल इज आई एम नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ गाइडेंस दे गेट. बिकॉज सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, उनका प्रिंसिपल पर निर्भर करता है कि वो कितना अटेंशन देता है उस कैडेट को. सो अगर वो नहीं देता है अटेंशन, द कैडेट्स डू नॉट परफॉर्म वेल इन एसएसबी. बट इफ दैट प्रिंसिपल और वहाँ का वाइस प्रिंसिपल मेहनत करता है, वी हैव सीन एक्सलेंट रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड आरएमएस. नाउ लुकिंग एट द आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट्स विच इज़ देयर इन सम स्टेट्स, स्टार्टिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे वहाँ के. वहाँ पर भी मोटिवेटेड बच्चे एंड इंस्ट्रक्टर्स थे, असिस्टर्स थे, रिटायर्ड असिस्टर्स. बट अभी उनका भी एक दे हैव गॉट इनटू ए कंफर्ट जोन, प्लेटो आ गया है. आरआईएमसी इज स्टिल द बेस्ट फीडर, बट देन आरआईएमसी का इंटेक भी बहुत अच्छा है. यस, इंटेक भी इट्स ए वेरी टफ प्रोसेस, बट आई वुड से ओवरऑल एट द मोमेंट आरआईएमसी इज गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स. सर कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि आपको खुद लगा हो कि यार ये बंदा यहाँ तक कैसे आ गया, क्योंकि ये आना ही नहीं चाहिए था ऐसा? हाँ, यस निखिल, ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं. मैंने कहा था ना, कैंडिडेट्स फौज को सरकारी नौकरी मानते हैं. सो कैंडिडेट्स विदाउट रियलाइजिंग कम मल्टीपल टाइम्स, एंड द कैंडिडेट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. उनको ये समझ में नहीं आता है कि अपने आप को कैसे सुधारे, एंड देयर रिस्पॉन्सेस निखिल आर समटाइम्स सो वरीसम. जैसे कि सर? बेसिकली द काइंड ऑफ लेटेंट एग्रेशन, एंगर, जेलसी. तो क्या जवाब होगा लेटेंट एग्रेशन का सर? मतलब जस्ट फॉर अस टू नो, बिकॉज हमें नहीं पता आप व्हाट डू यू मेजर एज लेटेंट एग्रेशन. विदाउट रियलाइजिंग कैंडिडेट इन ए ग्रुप एक्टिविटी और व्हेन ही टॉक्स ऑफ पीपल ही इज नॉट कंफर्टेबल विद, ही कम्स आउट विथ एग्रेशन. उनको ही मार दूंगा, तोड़ दूंगा ऐसा. और कोसता है, गाली देता है, पसंद नहीं करता है. एंड जब उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, शायद वो फिजिकली भी हर्ट कर सकता है. एटलीस्ट ये चाहत उसके मन में है, शायद पर्सनली करे या ना करे, वो अलग बात. इट कम्स आउट दैट ही वांट्स टू हर्ट एंड हार्म. एंड स्पेशली व्हेन द एनवायरनमेंट एट होम इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, हम उस सिचुएशन में देखते हैं कैंडिडेट्स आर लिटिल मोर यू कैन से इन रिजिड एंड रिप्रेस्ड. सो उनके पर्सनैलिटी वी गेट वरीड. कोविड के कारण निखिल एक और किस्सा और एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है. सारे डिजिटल मीडिया में एडिक्टेड है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं. करेक्ट. बी इट ए चाइल्ड और बी इट एन अडल्ट, विदाउट द डिजिटल सपोर्ट दे डू नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू बी विद पीपल. अगर कोई कैंडिडेट को पूछोगे, ही विल हैव 500 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, बट एक्चुअली ही मे जस्ट हैव वन और ही मे नॉट हैव एनी जिसके साथ वो अपना दिल की बात शेयर कर सकता है. ऐसा कभी आपको कोई रिस्पॉन्स मिला सर कि इट शुक यू, कोई ऐसा रिस्पॉन्स फ्रॉम अ कैंडिडेट? जनरली इंटरव्यू में वी डू नॉट गो टू डीपली इनटू इट,
but the psychologist has actually come up and discussed certain responses of candidates. These are case studies for us to understand the environment. Can you give examples? What kind of things? Okay, I'll give you a live example which did not come in the SSB but actually happened. There was one cadet who had joined the academy, and after the first few days she did not want to continue. Okay. She called up her father and said that she wants to come back. So the father said, "Beta, it is a very prestigious organization you have joined. Why don't you stay there for a couple of days and see?" That girl agreed. फिर रूम गई and she committed suicide. Killed herself. This was not there in the dossier or anywhere. It became a case study for us. How can you miss that? Yes. And what was the reason that she took such an extreme step? These are the things, Nikhil, which makes us question our own assessment. So what is the reason, sir? I think broadly, the decision to commit such an act is that of a person who is scared. And the act is done in impulse. It's not a planned activity. It is not a planned activity as such. Because जो frustration, जो डर है मन में, it is bringing them towards the situation. It's an escapist mentality, but it is a worrisome mentality. So this the psychologist generally is very careful on such a thought process of the candidate, and such candidates we try and not recommend, even if the candidate does very well in the interview or in the group testing. As an interviewing officer, I have had some indications of candidates' troublesome environment, but it is not required to probe because we are not there as therapists. Correct. हमें assess करना है, हम assess करके छोड़ देते हैं. We do not delve too deeply into their personality, which a therapist is supposed to do. And Nikhil, one more thing I would like to add on. SSB में we cannot counsel the candidates. We cannot advise the candidates. We can only assess. तो अगर it's a testing ground. It's a testing ground, correct. तो अगर हमें कोई इंडिकेशन आता है हम वहीं रोक देते हैं. We do not go deeply into it because it is not in our realm. It is not in our mandate कि हम इतना deep जाए. उतना टाइम भी नहीं है सर. Yes, वो भी. और सर आई मीन वेरी बॉल पार्क अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 3000 से ज़्यादा 3500 तकरीबन कैंडिडेट्स इंटरव्यू किए, कितना एक्यूरेटली आदमी की पर्सनैलिटी जांच पाते हैं? Nikhil, this is a very deadly question, I must say, because human personality cannot be measured. जैसे for example, in human personality or psychology में 2 + 2 need not be 4. It can be anything. And सब कुछ correct है और या सब कुछ गलत है. सर टैक्टिक्स में भी फौज में यही बोलते हैं, बट एक DS सोल्यूशन पक्का आता है. ह्यूमन पर्सनैलिटी में हम ये नहीं कह सकते निखिल, क्योंकि जो कैंडिडेट 10 बार रिकमेंड नहीं होता है, 11वीं बार होता है, यानी कि वो सीखता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि आज का जो असेसमेंट है इट इज़ फुल प्रूफ 100% है. इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल असेसमेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. तो आप कितना % प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो सर? वी डू नॉट से % ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी लुक एट corroborations. अगर मान लो I have got certain indications of the personality, this has to be supported by either the psychologist or the GTO or the group testing officer. अगर नहीं होता है then it is possible that I may have erred, I may have been too critical or harsh in my assessment. सर एक और सवाल है और ये लास्ट सवाल है SSB के बारे में. SSB की जो आपकी वैलिडिटी है सर, कि आपने टेस्ट कर लिया है कैंडिडेट को और उसको सिलेक्ट कर लिया और वो चला गया, कमीशन हो गया, क्या वो ज़िंदगी भर के लिए आपका रीडिंग वैलिड है सर? नहीं निखिल. जैसे ह्यूमन इंसान बदलता है तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग के हिसाब से जो फौज में एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से इंसान बदलता है. फॉर एग्जांपल हमारे फिजिकल फिटनेस ही आप देख लो. व्हेन वी जॉइन एकेडमीज वी बिकम वेरी फिजिकली फिट एंड हम उस फिटनेस को मेंटेन करते हैं काफ़ी साल. बट जब हम मिडिल एज में आते हैं फिटनेस कम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है. सिमिलरली ह्यूमन पर्सनैलिटी द बेसिक पर्सनैलिटी रिमेन्स द सेम बट द बिहेवियर पैटर्न डज चेंज निखिल. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आई हैव गुड एक्सपीरियंसेस विथ माई प्रेजेंट बिहेवियर, देन मैं उसे कंटिन्यू करूँगा. करेक्ट. इफ आई हैव बैड एक्सपीरियंसेस तो आप चेंज करोगे. आप एग्जैक्टली निखिल. तो दैट चेंज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव.
अगर वो चेंज पॉजिटिव है हम कहते हैं कि ये ही इज़ बिकम बेटर। अगर वो नेगेटिव है चेंज, कहते हैं यार कैसा इंसान है ये, ऑफिसर कैसे बन गया। सर यही सवाल एक और मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत बार डाउट होता है, और आपको भी हुआ होगा, कि कोर्समेट्स हों यस। या सर्विस में आप कई सारे ऑफिसर्स को मिलते हो और आप सोचते हो कि यार ये कैसे पास हो गया, तो निखिल, इसका क्या जवाब है? निखिल, हम एसएसबी में ना वी सेलेक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स, यानी कि हम देखते हैं इस कैंडिडेट में काबिलियत है कि नहीं है, कि ट्रेनिंग के बाद वो ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं है। दैट मीन्स ट्रेनिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू सेलेक्ट a suitable candidate. The second important step is to train that particular candidate to what the armed forces want him or her to be. अगर इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा भी चूक हो, देन वी कम टू द एंड रिजल्ट, ये कैसा ऑफिसर बन गया। बिल्कुल सर, और ऐसा कई बार होता है सर, आपने भी बोला होगा कि यार ये एसएसबी कैसे पास होगा। ट्रू। निखिल, टू एड ऑन, एसएसबी में हम वी गिव सम एडवांटेज, सम ड्यू टू द कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट ही और शी कम्स फ्रॉम। एसएसबी में हम सब निखिल भारत में कम फ्रॉम द सेम सोशल एनवायरनमेंट। Economically we may differ, socially also there are some differences, but the stock is common. So it is very important to understand उस इंसान का environment कैसा है, किस background से आ रहा है, and give him the due. Some people learn from that when they get an opportunity and they become wonderful officers and good leaders of men and women. And some people don't learn and they remain as a drag on the organization. वो हमेशा क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सर आपने कॉन्टेक्स्ट की बात की तो बड़ा ऑब्जेक्टिव सा सवाल है, फ्रॉम पर्सन लाइक मी जिसको नहीं पता, माई ओनली एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी इज पासिंग इट। इफ दो कैंडिडेट हैं, एक बिल्कुल गांव देहात से आ रहा है और दूसरा अर्बन एनवायरनमेंट से आ रहा है, और दोनों के परफॉर्मेंस तकरीबन तकरीबन सेम है, तो हु विल हैव एन एडवांटेज? निखिल, एज ए लॉजिकली स्पीकिंग, जिस इंसान को अपॉर्चुनिटीज है और उसका उपयोग नहीं किया, then that person does not deserve, or it's more clear that the person is not willing to use those opportunities in his life. Whereas जिस इंसान को opportunities नहीं मिला but फिर भी performance करीबन काफ़ी अच्छा है, then that person deserves a chance. So coming to your question, जो गांव का लड़का है जिसको opportunities नहीं मिला, लेकिन अगर उसका परफॉर्मेंस तकरीबन उतना ही अच्छा है जितना अर्बन एरिया से आया है, मेरे मन में उसको एडवांटेज दूंगा, एंड आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू गेट हिम फॉर ट्रेनिंग। सर कभी ऐसा हुआ कि कोई कैंडिडेट आके सिर्फ हिंदी में बात किया हो आपसे? हाँ बिल्कुल निखिल, हम भाषा का वहाँ पे टेस्ट नहीं करते हैं। जो हम चाहते हैं कि वो कैंडिडेट अंग्रेज़ी में बात करे, क्योंकि भारत में संविधान के हिसाब से बहुत सारे भाषाएं हैं, बट फौज में, आर्म फोर्सेस में वी यूज़ ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ आइदर इंग्लिश और हिंदी। करेक्ट। हम यही चाहते हैं कि वो इंसान अंग्रेज़ी अगर ना भी आता हो, कोशिश तो करे। हम उस कोशिश की कदर करेंगे, ना कि उसकी ग्रामर या सिंटैक्स कितना अच्छा बोलता है उससे मतलब उससे नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। वी वुड लाइक दैट कैंडिडेट टू स्पीक और मेक द अटेम्प्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। हम इंटरव्यू के हिसाब दौरान बताते हैं द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज़ इंग्लिश, बट इफ़ यू गेट स्टक यू मे यूज़ हिंदी, बट कम बैक टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। तो वी डू रेस्पेक्ट कि अगर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है कोई बात नहीं, बट कोशिश तो हम देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ होगा सर कि कोई आया जो बोला मैं सिर्फ हिंदी में बात करूँ? हाँ निखिल, एटीट्यूड अगेन। अगर उसको अंग्रेज़ी आती हो और कहे मैं अंग्रेज़ी में बात नहीं करूँगा, देन ये कैसा एटीट्यूड है? तो रिजिडिटी हो गया। एब्सोल्युटली निखिल। अभी सर आपको छोड़े हुए 15-17 दिन हो गए हैं, तो आगे क्या प्लान है सर? I would like to use my expertise, Nikhil, to help motivate and mentor candidates to join the armed forces. And also, I would like to use this knowledge of mine in the corporate field to assess potential candidates in the middle and senior level of that organization. In my opinion, Nikhil, जो candidates, mass recruitment, young graduates है, उनमें ये ज़रूरत नहीं है, because you need workforce. But my expertise is better suited for the organization when we have to select middle project managers or at senior supervisors level, and I would like to be part of that structure also. सर मुझे पता है कि आप एक एयरफोर्स के टीम के हिस्सा थे जिन्होंने एक
1960s का कोई एक जहाज था पहाड़ में गिरा हुआ, उसको रिट्रीव करके लाए, वो क्या स्टोरी है सर? निखिल, एयरफोर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए एक टीम बना रहे थे एंड आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. So and during this time, I was fortunate enough to be in Delhi area. So I was one of the people who was called to be the team member to try and locate the wreckage तो of आप that ढूंढ पाए सर aircraft. उसको? नहीं निखिल, 1968 की बात है when this aircraft had crashed. कुछ ट्रेकर्स इसका जहाज का पार्ट्स मिला था, तो उन्होंने अपने सुपीरियर्स को बताया. फाइनली वायुसेना के हेडक्वार्टर्स में बात पहुंची और ओवरनाइट हम मनाली पहुंचे एंड वहाँ से हम ढूंढने के लिए रोहतांग क्रॉस करके गए थे. वहाँ पे भारतीय सेना का भी मदद मिला हमें और उस एक हफ्ता जो हम ढूंढ रहे थे, सिर्फ एक जवान का हमें बॉडी मिला था और कुछ नहीं मिला. पूरा एयरक्राफ्ट का रिकेज एंड बाकी जो लोग उसमें जहाज में थे, हम कुछ ढूंढ नहीं पाए. मेरे मन में ये है विचार है कि वो सब अभी तक उसी पहाड़ में अभी तक दबे हुए हैं. सर आपने एवरेस्ट भी चढ़ा फिर? एवरेस्ट का टीम में था मैं, दो आई डिडंट समिट निखिल. आई वाज पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू एवरेस्ट इन 2005 ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. इनफैक्ट दिस गिव्स मी खुशी भी देता है और दुख भी, क्योंकि हमारा एक साथी था स्क्वाड्रन लीडर चैतन्य, जो इस एक्सपीडिशन के दौरान ही डाइड. And I always have that regret that I was, though that period of happiness, Nikhil, that also was a period of great sadness to us. Because you lost a comrade. Yeah, absolutely, Nikhil. He was in fact one of the best climbers in our team. It was just unfortunate that bad weather and his health, it was a mixture of events. Though it is very difficult to pinpoint what exactly was the main thing, it was a mixture of all events, Nikhil. मौसम खराब हो गया, उसका हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया था एंड टेम्परेचर्स निकल उस हाइट पे करीब -40 -50 डिग्री सेल्सियस होता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव वंस यू गेट स्टक इन द ओपन. थैंक यू सो मच सर. एंड बहुत सारी मिथ और मिथ्याएं आज हमने क्लियर कर ली और बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला सर. आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने लोगों को आपने देखा है और लाइव देखा, और आप अभी फ्रेश हो. आपको एसएसबी छोड़े हुए मेरे ख्याल से 15-17 दिन ही हुए हैं. हाँ देखिए. सो आई थिंक दिस वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है या देखेंगे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा आज के हमारे कॉन्वर्जेशन से. सो चलते हैं सर शॉर्ट आंसर की तरफ. आई विल आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस, फास्ट आंसर्स और लाइट माहौल करेंगे सर. आपका एयरफोर्स का सबसे हैप्पी मोमेंट क्या था सर? व्हेन आई फर्स्ट फ्लू, व्हेन आई सैट इन द कॉकपिट निखिल, आई एम ए नेविगेटर. But we all go to train as pilots in the first place. Air Force का organizational procedure है, the people who are not able to become navigators. But my best moment was when I sat in the cockpit for the first time and I flew. Amazing sir. कोई regret है सर Air Force का? Regret निखिल, I joined Air Force with lot of ideals. Yes, जैसे ज़िंदगी है, यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो ethics, जो फौज के एथिक्स होता है, एथॉस होता है, वो मेंटेन नहीं करते एंड दे शो दैट सेल्फिश कैलस एटीट्यूड. बहुत कम होते हैं, कम होता है बिल्कुल निखिल. बट इफ यू सी मोस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस पीपल आर एक्सेलेंट गाइज. बट दिस व्हेन स्पेशली व्हेन दे आर इन की पोस्ट्स इज व्हाट आई फील इज ए सैड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ जा रहा है. अगर फौज में नहीं आते तो क्या करते हैं सर? निखिल, माई फादर यू हैड डन लॉ. I would have probably followed his line and I would have taken up law as my profession. सर एक सवाल है जो हम सबसे पूछते हैं और थोड़ा मजाक में कि रेट आर्मी नेवी एयरफोर्स इन अ स्केल ऑफ 10. तो क्या रेटिंग दोगे सर आप? एयरफोर्स इज ऑलवेज हाई निखिल, 10 on 10. आप ही हो जो बोल रहे हैं, आज तक कोई नहीं बोला. Well निखिल, I owe everything. My whole life is defined by the Air Force. Army I would give a 8 and Navy as 7. बिकॉज हम जितना रिजिडिटी देखते हैं, नेवी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, परहैप्स इट इज़ अ नीड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, इज़ अ लिटिल टू रिजिड. जो कहते हैं हम बहुत ओजी है. हाँ, बहुत ओजी है सर, बहुत ओजी निखिल. बट सर इससे पहले जितने लोग आए उन्होंने सबने एयरफोर्स को लोएस्ट नंबर दिए सर. ऐसा आपको क्यों लगता है ऐसा है? निखिल, जेलसी निखिल. हो सकता है क्योंकि मेरे को यूट्यूब में भी सर लोगों के कमेंट्स आए किसी के कि
आप एयरफोर्स को गाली दे रहे हो, आप एयरफोर्स को ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो। मैंने कहा यार मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऑफ हार्ड एंड कोर्स फास्ट नहीं निखिल, है। दिस इज नथिंग टू टेक सीरियसली। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि हम कोई बहुत सीरियसली है। बट ये ज़रूर मैंने देखा कि 11-12 एपिसोड हो गए, हर एक ने आर्मी और नेवी अप डाउन होता रहा, बट एयरफोर्स लास्ट ही आया। एब्सोल्यूट जेलसी निखिल। इनफैक्ट एयरफोर्स में कोई फ्लाइंग ऑफिसर भी हो, वो अपने चीफ के सामने खड़ा होकर बोल सकता है सर आई डोंट एग्री विथ यू। ये तो आर्मी एंड नेवी हाँ, में मैं सुना है बिल्कुल सर, नहीं हो इवन सकता। आपके फ्लाइंग ब्रीफिंग्स के अंदर यंग ऑफिसर्स भी बिल्कुल निखिल, ब्रीफिंग में ऑल ऑफिसर्स हु आर पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, ऑफ दैट ब्रीफिंग, हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। एंड मेरे मन में ये बहुत ही अच्छी बात है कि एट ए यंग एज दैट फ्रीडम इज गिवन टू से समथिंग व्हाट वी बिलीव इज करेक्ट। एंड ये आर्मी एंड नेवी में इतना इनकरेज नहीं होता है। दैट इज वाई इन माई ओपिनियन एयरफोर्स इज द बेस्ट। थैंक यू सर, कोई तो एयरफोर्स का नंबर दे रहा है। सर आपका कोई डायलॉग था क्या एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आप यूज़ करते होगे अपने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पे? Not as an interviewing officer, as an officer of the armed forces, I generally use the word scumbags, and more likely to my commanding officers, Nikhil. I pity your CEO, sir. One advice for candidates who want to come for SSB, sir, that they should never do once they are inside the campus. Never break rules. Candidates should realize when they come for testing, they are being monitored for every action of theirs. 24/7. Not exactly 24/7, to the larger part of their working time, whether they are inside the candidate's mess or during the testing or when they are going out for bookout. We would like them to show the discipline, self-discipline which they have if they want to be in the armed forces. हुआ है सर कभी ऐसा कि कैंडिडेट्स हैव क्रिएटेड रक्कस, कुछ पागलपन कर दिया इन्होंने एसएसबी में? कभी कभार पहले होता था निखिल। फॉर एग्जाम्पल, हम कैंडिडेट से मोबाइल ले लेते हैं। वी डू नॉट परमिट यूज ऑफ मोबाइल्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग इन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स। इट्स वेरी फनी इंसिडेंट निखिल। वन कैंडिडेट वॉज कॉट जस्ट बिफोर द कॉन्फ्रेंस with a mobile. So the assessor who caught him and said that he would be punished. And that candidate said, I am not the only one. There are others also with mobile phones. तो हम सब कैंडिडेट्स को बुला के उनका सामान चेक करना पड़ा। 11 candidates, Nikhil, were caught with a second mobile. And as a result, we sent them all without declaring the results on matters of indiscipline. सारे फेल? सारे नो, फेल नहीं कहूँगा निखिल। Indiscipline में the testing is not complete and we sent them. The reason, Nikhil, if we had called it a cheating issue, they were all UPSC entry. And UPSC is very harsh on the cheating aspect. मतलब सब एग्जाम से उनको बाहर हो जाएगा? Exactly, 5 years के लिए बाहर हो जाता, and which we feel is a little too harsh. For a minor infraction. Yes. Though I would not say minor, it's an infraction. Mobiles are not permitted. We accept all we collect the mobiles. But to have a second mobile shows the intention is not clean. So this is one thing which candidates should not do, break rules. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पता है कि आज बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एंड एज दे से राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आप 12 साल इस प्रोसेस से जुड़े रहे और फ्रेश फ्रॉम द अवन आप अभी एयरफोर्स से बाहर आए हो। सो ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा आज हमारी बातें सुनने में। बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, एग्जाम्पल्स आपने देखे, कई सारी धारणाएं जो जुड़ी हुई हैं एसएसबी कोचिंग के साथ या एसएसबी इंटरव्यू टेक्निक्स के साथ, उनका पर्दाफाश हुआ होगा या उसकी क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, देखते रहें हमारा शो कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।